हेलो डियर स्टूडेंट, अगेन गुड मॉर्निंग इन द क्लास ऑफ असेंबली फिजिक्स। आज जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियर या प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियर। किसी नाभिक की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, मतलब उसके अंदर कौन से पार्टिकल पाए जाते हैं, उन पार्टिकल का नेचर क्या रहता है और उनका मतलब आगे अपन क्या करेंगे पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, भी नाभिक की त्रिज्या कैसे निकालेंगे, ठीक है, नाभिक का द्रव्यमान कितना रहेगा, ठीक है। तो इन सब बातों के बारे में अपन क्या करेंगे आज डिस्कस करेंगे कि भाई एक AMU क्या होता है और नाभिक का द्रव्यमान निकाले तो कैसे अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन थोड़ा सा प्रीवियस वीडियो की बात करें तो हमने पढ़ा था रदरफोर्ड। सबसे पहले रदरफोर्ड से भी यदि पहले बात करें तो जे थॉमसन आए थे, उन्होंने अपना प्लम पुडिंग का क्या दिया था, कॉन्सेप्ट दिया था। और थॉमसन के बाद कौन से आए, रदरफोर्ड आए। रदरफोर्ड ने क्या कहा कि एक फॉइल ली, ठीक है, गोल्ड फॉइल, और उससे अल्फा पार्टिकल को क्या करवाया, बौछार करवाई एज बीम के रूप में। फिर उन्होंने क्या दिया कि हाँ कि परमाणु में जो नाभिक रहता है मतलब एक परमाणु का जो आकार रहता है वो एक तरबूज के जैसे नहीं होता कि जिसमें क्या हो धनावेश तो वितरित हो और इलेक्ट्रॉन मतलब ऐसे डॉट डॉट करके उस पर लगे हुए हों। जैसे थॉमसन ने बोला था ना कि थॉमसन ने यही बताया कि जैसे मान लीजिए कि वाटरमेलन रहता है ना, तरबूज जिसे अपन बोलते हैं, वो अंदर से क्या होता है, रेड रेड होता है ऐसे। तो इसको तो जे थॉमसन ने क्या बोल दिया था, धनावेश। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन को एज इसके बीज इन सेंस की ऐसे इस पे बीज जैसे धसे रहते हैं ना, वैसे उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन ऐसे धसे रहते हैं। जबकि रदरफोर्ड ने कहा कि नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता किस हिसाब से कि भाई नाभिक मतलब एक परमाणु का लगभग जो भाग होता है वो खोखला ही होता है, उसमें कोई चीज़ नहीं पाई जाती। बस नाभिक क्या रहता है, इसके जस्ट सेंटर में विपरीत रहता है। मतलब जितना भी संपूर्ण धनावेश है ना किसी भी परमाणु का, जो उसके सेंटर पे क्या रहेगा, वितरित रहेगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर ऐसे क्या करेंगे, मोशन करते रहते हैं कि भाई जेडी तो क्या हो गया, नाभिक का यदि मैं चार्ज मान लूँ तो इलेक्ट्रॉन ऐसे, अभी मैं कोई नियम नहीं लगा रहा, रेंडमली ऐसे भर ही रहा हूँ। ठीक है, ये लीजिए ऐसे रहता है। तो ये किसने बताया, रदरफोर्ड ने। ये किसने बताया, जे थॉमसन ने। फिर हमने रदरफोर्ड का क्या पढ़ा था, स्कैटरिंग का। ठीक है, स्कैटरिंग के लिए क्या पढ़ा था, फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, स्कैटरिंग का फॉर्मूला कंप्लीट हुआ। अब आज अपन पढ़ेंगे कि भाई हाँ, अपन को पता तो चल गया कि भाई न्यूक्लियस होता है, ठीक है, धनावेशित भाग है। अब न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इनके बारे में आज अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करें केवल और केवल नाभिक की। तो अपन जानते हैं कि नाभिक अपन मान के चलेंगे कि ये क्या हो गया, गोलाकार नाभिक हो गया हमारा। ठीक है, हम इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं करें तो अपन यह कह देते हैं कि नाभिक में दो पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन कौन सा पार्टिकल रहता है, प्रोटॉन रहता है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। कौन सा, पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं रहता, अर्थात न्यूट्रॉन को आप न्यूट्रल ही समझ सकते हो। ठीक है, कि ये कैसे रहता है, एज न्यूट्रल, मतलब उदासीन रहता है। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल, इस पर कोई चार्ज नहीं रहता। ठीक है, तो मैं यदि बात करूँ नाभिक की एटम मास नंबर की, भाई द्रव्यमान संख्या क्या होगी, तो इस डायग्राम से आप ये समझ सकते हो कि इन दोनों को यदि मास को मैं जोड़ दूं, दैट मीन्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो ये नाभिक के लिए क्या बन सकती है, द्रव्यमान संख्या बन जाएगी। ठीक है, कि भाई नाभिक में दो पार्टिकल है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो प्रोटॉन का कितने प्रोटॉन है उनका द्रव्यमान जोड़ दो, और कितने न्यूट्रॉन है उनका द्रव्यमान जोड़ दो, तो क्या हो जाएगी, हमें वैल्यू मिल जाएगी किसकी, द्रव्यमान संख्या एक की। यहाँ पे अपन एक छोटी सी बात और कर सकते हैं कि नाभिक कोई भी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने क्या होते हैं, प्रोटॉन। इसका मतलब जो प्रोटॉन का चार्ज है उतना ही क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन का, बस वो नेगेटिव हो जाएगा, उतनी ही संख्या में किसका चार्ज रहेगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज रहेगा। तो दैट मीन्स अपन यह बोल सकते हैं कि यदि चार्ज की बात करेंगे तो प्रोटॉन का चार्ज अपन कंसीडर कर सकते हैं, उसके बराबर इलेक्ट्रॉन का होता है, इसीलिए परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक है, तो इसके बाद यदि अपन देखें वापस द्रव्यमान संख्या पे, तो अपन यह बोल सकते हैं कि जो द्रव्यमान संख्या होगी वो किसके बराबर होगी, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ ये न्यूट्रॉन। दैट मीन्स कि यदि अपन प्रोटॉन को इससे रेड से मान ले और इसको अपन ब्लैक से मान ले, तो अपन यह कह सकते हैं कि इन दोनों का मास, ठीक है, इसको आप इसको आप बोल दो प्रोटॉन और इसको बोल दो आप न्यूट्रॉन, तो इन दोनों को जोड़ दो तो हमारे पास क्या मिल जाएगी, द्रव्यमान संख्या मिल जाएगी। मान लीजिए कि कोई भी एक परमाणु है, बहुत जगह ऐसे लिखा होता है ZXA, बहुत काफ़ी जगह आप किसी नाभिक के लिए देखोगे, आगे अपन पढ़ेंगे जब काम भी आएगा कि ZXA, ये चीज़ क्या होती है, ये चीज़ किसी भी परमाणु के
न्यूक्लियस को क्या करती है, शो करती है कि मान लीजिए कि किसी परमाणु का नाभिक है, उसको उसने रिप्रेजेंट कर दिया, कैसे, ZX कर दिया। तो अब इसमें Z क्या हो जाएगा, इसमें Z तो किसकी वैल्यू होगी, यदि मैं वापस यहाँ से देखें तो रेट साइन शो करें तो Z होती है नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। और A क्या होती है, देखो अभी अभी हमने A निकाला है, A क्या होती है, A होती है द्रव्यमान संख्या, और द्रव्यमान संख्या A में, द्रव्यमान संख्या A में दोनों ही आ जाएंगे, क्या, प्रोटॉन भी आ जाएगा और क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन भी आ जाएगा। इसका मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर A है। यदि आपको कोई पूछ ले कि एक एग्जांपल से दे रहा हूँ कि कुछ भी हो सकता है, जैसे 36x, मान लीजिए कि हमने 40 कर दिया या 50 कर दिया, एक एग्जांपल से बता रहा हूँ, ठीक है। तो यदि आपको इसमें पूछे फाइंड आउट द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, अर्थात न्यूक्लियन की मतलब ये है ना प्रोटॉन, सॉरी न्यूट्रॉन की संख्या बताओ। तो न्यूट्रॉन की संख्या अपन कैसे बताएंगे, 50 में से 36 को कम कर दो तो अपने आप हमारे पास क्या आ जाएगी, न्यूट्रॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, A माइनस पी, A का मान कितना, 50, P का मान कितना, 36, तो ये कितनी आ गई, 14 किसका मान आ गया, न्यूट्रॉन का मान आ गया, ठीक है। तो ये कुछ अभी बेसिक ही पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। आज अपन प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे पूरी न्यूक्लियर की। तो ये होगी द्रव्यमान संख्या। अब आवेश संख्या की यदि अपन बात करें तो आवेश की संख्या क्या हो जाएगी, आवेश की संख्या वही हो जाएगी जो यहाँ पे Z का मान होगा। अभी अभी तो क्लियर किया ना, है ना। तो यहाँ पे आवेश का मान कितना हो जाएगा, जो Z का मान होगा, जो Z का मान होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये तो क्लियर हुआ, Mn प्लस Mp। अब अपन यदि आवेश की बात करें तो आवेश क्या हो जाएगा, मतलब उसमें प्रोटॉन की संख्या अर्थात नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अर्थात प्रोटॉन की संख्या क्या बन जाएगी, चार्ज बन जाएगी, ठीक है। आज अपन बात करते हैं कि मास। अभी आप इसको मैं न्यूक्लियर से कंपेयर नहीं करूंगा, मैं केवल ये पढ़ा रहा हूँ द्रव्यमान, ठीक है। तो आपने पढ़ा था कि द्रव्यमान को कैसे नापते हैं कि कोई भी पदार्थ कार्बन 12 के कितने भाग, 12वें भाग से कोई कितना गुना भारी है, तो वो उस परमाणु या उस पदार्थ का क्या कहलाता है, द्रव्यमान। वापस यहाँ पे रिकॉल करते हैं अपन, 1 AMU बराबर कि कोई भी पदार्थ कार्बन 12 के परमाणु के बाहर से, कार्बन 12 के परमाणु के 12वें भाग से कोई कितना गुना भारी है, तो वो क्या कहलाता है, किसी का द्रव्यमान, ठीक है। तो यहाँ पे 1 AMU क्या बन गया, C12 के परमाणु का भार बटे 12। तो 12 को मैं यदि उस तरफ मल्टीप्लाई करवा दूँ तो यहाँ पे 12 AMU बराबर कितना बनेगा, ये बनेगा C12 के परमाणु का भार, C12 के परमाणु का भार। देखिए सारी चीज़ें जुड़ जाएगी, ठीक है। अभी मैं हर चीज़ अलग अलग लिखा रहा हूँ, लेकिन लास्ट में अपन करेंगे ना कि भी द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, आवेश की संख्या, प्रोटोनों की संख्या, द्रव्यमान किसी नाभिक का या मतलब किसी भी चीज़ का निकालना हो तो अपन कैसे निकाल सकते हैं। तो अपन 1 AMU की परिभाषा जानते हैं। 1 AMU की परिभाषा क्या होती है कि कोई भी परमाणु कार्बन 12 के परमाणु के 1/12वें भाग से कितना गुना भारी है। तो यहाँ से 12 मल्टीप्लाई करवा दूँ तो 12 AMU की परिभाषा आ गई C12 के परमाणु का भार, पहली बात। दूसरी बात, यदि आपको कोई ये बोल दे कि 1 मोल, समझना, आपको ये बोल दे कि 1 मोल 12 AMU में परमाणु की संख्या कितनी होगी, समझना 1 मोल 12 AMU में परमाणु की संख्या या परमाणु का भार क्या होगा, परमाणु का भार। वापिस समझना, 1 मोल 12 AMU में परमाणु का भार कि भी उन परमाणुओं का भार। तो कैसे निकालेंगे, 1 मोल मतलब Na और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 12 AMU से। समझना वापिस 1 मोल, है ना। तो यहाँ पे कितना निकल जाएगा, 12 AMU। तो मल्टीप्लाई करवा देंगे किससे, Na क्या होता है 6.02 × 10⁻26 हो गया ना। अब यहाँ पे कितना होगा, 12 AMU, कितना हो जाएगा 12 AMU। अब वापस देखो, यदि मैं इसके बराबर लिखूँ 12 AMU के बराबर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा C12 के परमाणु का भार, और C12 के परमाणु का भार यदि
एम यू को अपन किस में लें, केजी में लें, तो C12 का भार कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 kg। और इस तरफ कितना आ जाएगा 6.02 इंटू 10⁻26 और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 12 AMU। यहाँ से अपन वैल्यू निकालेंगे किसकी, एक AMU की। तो एक AMU कितना हो जाएगा, एक AMU हमारे पास आ जाएगा कितना, ये भाग लग जाएगा 12 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻26 और डिवाइडेड बाई 12। इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, किसके लिए, एक AMU के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो रहेगी, ये कैलकुलेशन है, एक AMU बराबर आ जाएगा 931.5। एक AMU बराबर आ जाएगा 931.5 मेगावोल्ट अपॉन C², या सॉरी C², हाँ मेगावोल्ट अपॉन C², सही है। ठीक है, तो ये परिभाषा बन गई हमारे पास AMU की। तो एक AMU पूछा जाता है कि एक AMU को क्या करो, डिस्क्राइब करो। तो अपन सिंपली एक AMU को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि भाई एक AMU क्या होता है, C12 के परमाणु का 1/12वां भाग। ठीक है, तो वापस देखो, यदि मैं 12 से मल्टीप्लाई करवा दूँ तो क्या बन गया 12 AMU। 12 AMU क्या बना, C12 के परमाणु। ठीक है, अब एक AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात अपन जानते हैं एक मोल 12 AMU में, एक मोल 12 AMU का मतलब कि यहाँ पे एक मोल में परमाणु की संख्या उससे गुणा करवा दो तो हमारे पास क्या मिल जाएगा 12 AMU। अब एक मोल में ले लिया, इसका मतलब हम C12 को किस में ले लें, केजी में ले लें। तो यहाँ पे C12 मतलब 12 kg और इस तरफ क्या हो जाएगा 12 AMU और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा Na से। तो आप वापस देखोगे तो यहाँ से निकल जाएगी एक AMU की वैल्यू, और एक AMU कितना होता है 931.5 मेगावोल्ट। ठीक है, अब अपन यदि नाभिक की बात करें, अपन बात करें न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग, तो न्यूक्लियस के लिए एक द्रव्यमान का क्या रहता है, फॉर्मूला रहता है। ठीक है, वो फॉर्मूला यहाँ पे नीचे मेंशन कर रहा है कि MAZ। तो MAZ मतलब मास ऑफ ए क्या हो गया, वापिस देखिए द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या किसकी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। और जेड क्या होता है, परमाणु क्रमांक। ठीक है, और अपन जानते हैं कि किसी भी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। दैट मीन्स यदि मैं वैल्यू बनाऊं तो MAZ मतलब नाभिक के परमाणुओं का भार प्लस उस परमाणुओं में ZME मतलब इलेक्ट्रॉन का भार और माइनस BZ। माइनस यहाँ पे BZ क्या है, BZ है यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी, अर्थात जिसको आप बोलते हो बंधन ऊर्जा। BZ क्या होगी यहाँ पर, बंधन ऊर्जा। ठीक है, तो बंधन ऊर्जा, यहाँ बंधन ऊर्जा को अपन घटा देते हैं। बंधन ऊर्जा के लिए फॉर्मूला भी है, एक पूरा का पूरा डेरिवेशन है कि वो 4 प्रकार से कैसे कैसे डिवाइड रहती है, उसको अपन आगे पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। अभी केवल एक सिंपल समझाने के लिए कि यदि मैं मास की बात करूँ, AZ का मतलब A तो हो गया कि यहाँ पे द्रव्यमान संख्या और Z क्या होगी, प्रोटॉन। अर्थात किसी परमाणु का यदि भार की बात करें तो यहाँ पे MAZ तो क्या हो जाएगा, AZ हो जाएगा उस न्यूक्लियस का भार प्लस ZME क्या हो जाएगा, उन इलेक्ट्रॉन का भार। क्यों, क्योंकि Z क्या होता है, Z होता है एटॉमिक नंबर। यहाँ पे Z क्या होता है, Z रहता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, Z हो गया एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु संख्या। तो ये Z यदि एटॉमिक नंबर हो गया तो यहाँ पे ZME क्या हो जाएगा कि भी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, उसको Z से क्या करवा दीजिए, मल्टीप्लाई करवा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास बन जाएगा MAZ। यहाँ से अपन वैल्यू, यदि बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू हो तो अपन MAZ निकाल सकते हैं, और MAZ यदि निकल गया तो इसको उस तरफ भेज के अपन मास ऑफ क्या निकाल सकते हैं, न्यूक्लियस भी निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं किसकी, रेडियस की। किसकी बात करते हैं, रेडियस की। आपको थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसको मैं सही कर देता हूँ, फिर अपन बात करते हैं रेडियस पे। देखिए आइए, रेडियस का मतलब होता है नाभिक की त्रिज्या, क्योंकि अपन प्रॉपर्टीज किसकी देख रहे हैं, न्यूक्लियस के लिए देख रहे हैं। ठीक है, तो नाभिक की त्रिज्या की यदि मैं बात करूं तो अपन ये एक AMU वाला इस वाले पार्ट का है ना, इसलिए इसको अपन मिटा देते हैं। देखिए साफ कर देते हैं, और उसके बाद अपन चलते हैं हमारी नाभिक की त्रिज्या पे। देखो नाभिक की त्रिज्या निकाले कैसे, यदि भाई रटेंगे तो वो रटना पड़ेगा, ये ऐसे ऐसे होती है। ठीक है, बट अपन एक सिंपल कॉन्सेप्ट उठाएं और उससे अपन क्या निकाल सकते हैं, नाभिक की त्रिज्या। तो देखिए हमने पढ़ा था रदरफोर्ड के लिए स्कैटरिंग वाला, है ना। तो रदरफोर्ड की स्कैटरिंग में क्या होता है कि एक गोल्ड फॉइल होती है, यही होता है ना, ये रहती है गोल्ड फॉइल ऐसे। ठीक है, अब इस गोल्ड फॉइल पे क्या होते हैं, अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट होते हैं, यही है।
ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये रेड कलर के मैं बता दूं अल्फा पार्टिकल्स ऐसे, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, सिंपल सी बात है। तो स्कैटर्ड वगैरह होते हैं, उसमें यदि मैं नहीं जाऊं और मैं ये कह दूं कि अल्फा पार्टिकल की मेरे पास क्या है, अल्फा जो पार्टिकल्स है उसका मेरे पास क्या है, गतिज ऊर्जा है। मेरे को पता है कि जिस वेलोसिटी से मैं भेज रहा हूँ उस वेलोसिटी का मेरे को वैल्यू पता है, तो मेरे पास क्या पता है, काइनेटिक एनर्जी है। तो गतिज ऊर्जा लेके आएगा। यहाँ पे क्या है, गोल्ड फॉइल है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, नाभिक है। नाभिक है, इसका मतलब क्या होगा, रिपल्सन होगा। क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो जब रिपल्सन होगा तो यहाँ पे आएगा और आके एक दूरी तक क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। समझ पा रहे हो, एक दूरी तक रुक जाएगा, इसका मतलब देखिए स्टूडेंट, अब रेडियस वाला टॉपिक है उसको अपन अच्छे से पढ़ेंगे। इसके लिए मैं थोड़ा सा अपन पूरा अलग ही पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो देखिए त्रिज्या की अपन बात करें तो त्रिज्या के लिए एक छोटा सा बात कर लेते हैं। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को अपन थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। तो रदरफोर्ड क्या बोलता है, रदरफोर्ड यह कहता है कि अल्फा पार्टिकल आई, अल्फा पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है। देखना ये कॉन्सेप्ट है छोटा सा कि अल्फा पार्टिकल आई। अब ये अल्फा पार्टिकल किस पे आएंगे, गोल्ड फॉइल पे आएंगे, ठीक है। गोल्ड फॉइल इन सेंस की यहाँ पे देख, यहाँ पे हमने बना दिए गोल्ड की एक फॉइल छोटी सी, ठीक है। अब ये इससे क्या होंगे, टक्कर करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये अल्फा पार्टिकल इधर भी टक्कर करेंगे, अल्फा पार्टिकल कुछ ऐसे भी टक्कर करेंगे ना। तो इस गोल्ड फॉइल में छोटे छोटे क्या है, गोल 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 नाभिक है, न्यूक्लियस है, ठीक है। अब कंडीशन क्या बनेगी, कंडीशन ये बनेगी, अपन स्केटिंग वगैरह में नहीं जाएंगे, अपन को तो रेडियस का काम है। तो रेडियस का काम है तो अपन ये मान लेते हैं कि ये अल्फा पार्टिकल आया और नाभिक से यहाँ तक, इससे ज़्यादा नाभिक के पास वो आ नहीं पाया। क्यों, क्योंकि कूलम्ब का क्या लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा। क्या लगेगा, कूलम्ब्स क्या लगेगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा। तो यहाँ तक आकर रुक जाएगा। आ कौन रहा है, अल्फा पार्टिकल। चार्ज कितना, 2e + 2e, ये हो गया अल्फा पार्टिकल का चार्ज, हो गया। अब एक बात बताइए, यदि मेरे को अल्फा पार्टिकल्स की क्या पता हो, काइनेटिक एनर्जी पता हो, तो होगा क्या, ये काइनेटिक एनर्जी लेके आ रहा है और सामने कौन मिलेगा, इसको गोल्ड फॉइल मिलेगी। गोल्ड फॉइल पे क्या है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस का कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। दैट मीन्स ये एक दूरी तक आके रुक जाएगा, ठीक है। रुक जाएगा तो क्या होगा, उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी, अर्थात स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। दैट मीन्स यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरे को रेडियस निकालना है ना, तो रेडियस इस फॉर्मूले से और इस कॉन्सेप्ट से निकल भी जाएगी। कैसे, मान लीजिए कि वो एनर्जी लेके आया 1/2 mv²। यही तो बात है, यही तो बात है ना। अल्फा पार्टिकल भाई आपने उसको फेंका, आपको पता है किस एनर्जी से आप फेंक रहे हो। यदि आपको वेलोसिटी पता हो तो उसके मास से मल्टीप्लाई करवा के निकाल सकते हो। मतलब दैट मीन्स कि यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी थी वो कितनी थी, 1/2 mv²। अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा, और स्थितिज ऊर्जा अपन जानते हैं, आप लोग जानते हो, K(Q1Q2)/R। तो Q1 किसका, अल्फा पार्टिकल का, 2e, और Q2 किसका, न्यूक्लियस का, कितना होता है, Ze। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, Ze अपॉन ये 2 है ना, ये 2 है, अपॉन R मान लीजिए कि ये स्मॉलेस्ट दूरी, इससे ज़्यादा दूरी नहीं आ पाया, तो K(Q1Q2) अपॉन कितना हो जाएगा, R। यहाँ से अपन को वैल्यू मिल सकती है किसकी, D0 की। तो D0 की जितनी भी वैल्यू है कितनी हो जाएगी, ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 4Ze² मल्टीप्लाई K हो जाएगा, फर्दर m हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, v² हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि भाई नाभिक है, कोई सा भी आप अल्फा पार्टिकल के लिए ले रहे ना, गोल्ड फॉइल के लिए, तो उसका एटॉमिक नंबर रख देंगे। k क्या होता है, 9 × 10⁹ इन सब की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास d आ जाएगी। अब वो d की दूरी कितनी आओ वो मैटर नहीं है, लेकिन एक बात बताओ, जो नाभिक की त्रिज्या होगी वो इस d से या तो छोटी होगी या क्या होगी, बराबर। अर्थात मैं इसको r बोल दूँ क्या, मतलब वह त्रिज्या जो हमने कूलम्ब्स फोर्स से निकाली, समझ पा रहे हो, वह रेडियस जो हमने कूलम्ब्स फोर्स से निकाली, तो उस रेडियस को मैं बोल सकता हूँ क्या, RC। अब वो जो रेडियस होगी वो इस D से, समझ रहे हो, क्योंकि त्रिज्या तो इतनी होगी ना, तो इसका मतलब या तो इससे D से तो कम ही होनी है, ज़्यादा तो नहीं हो सकती ना। दैट मीन्स अपन ने बना लिया D0 बराबर दिस। फिर हमने कुछ किया कि एक्सपेरिमेंट किए कि हमें अल्फा पार्टिकल का मास रखा, हमें एनर्जी निकाला और गोल्ड फॉइल के लिए जो वैल्यू रखी, तो हमने यह पाया कि नहीं, ऐसा नहीं होता। जो नाभिक की रेडियस है
वो इससे कुछ जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ये इस थ्योरेटिकल वैल्यू से क्या आ रही है, कुछ अलग आ रही है। अलग आ रही है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल नाभिक के पास आता है तो वह कूलम्ब्स इंटरेक्शन को छोड़कर, कूलम्ब्स इंटरेक्शन अर्थात कूलम्ब की जो क्रियाएं हैं उसको छोड़कर कुछ अलग, मतलब नाभिकीय, मतलब न्यूक्लियर इंटरेक्शन करने लगता है। अर्थात कुछ और अभिक्रिया क्या करता है, म्यूचुअल इंटरेक्शन करता है। इंटरेक्शन अब वे कूलम्ब वाली नहीं होकर कुछ क्या होती है, अलग होती है। यदि ऐसा नहीं होता तो ये वाली बात क्या होती, सही होती। जबकि ये कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए, उसमें यह पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं होता। अब ऐसा नहीं होता तो क्यों नहीं होता, इसके लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, एक ग्राफ बनाया था, ठीक है। उस ग्राफ में आप देखोगे तो आपको समथिंग लाइक दैट ऐसा मिलेगा। अब ये क्या है, ये दूरी है कौन सी, RC, मतलब RC एक फिक्स दूरी होगी, इससे कम दूरी पर आपको कूलम्ब्स वाला इंटरेक्शन नहीं मिलेगा। हाँ, उससे आगे जाओगे तो 1/d वाला ये आपको क्या मिल जाएगा, वैल्यू मिल जाएगी। इसका मतलब हुआ क्या कि जैसे जैसे पार्टिकल नाभिक के और ज़्यादा पास आने लगता है ना, तो एक प्रकार का क्या रहता है, आकर्षण पैदा हो जाता है। अब वो आकर्षण कैसे पैदा होता है वो अपन आगे जाके कहीं पर आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इन सेंस यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे RC की वैल्यू फुलफिल नहीं हो रही, वरना ये रेडियस के बराबर बन जाती, चाहे कैसे भी बनो। इसलिए इस R का फॉर्मूला क्या किया, चेंज किया गया, और जो RC बोला गया ना, RC क्या बोला गया, RC के लिए बनाया R0 a की पावर 1/3। अब R बराबर R0 a की पावर 1/3, तो यहाँ पे a क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मास नंबर। a क्या हो जाएगा, मास नंबर। इससे अपन निकाल सकते हैं हाइड्रोजन एटम वगैरह वगैरह, किसी भी आपको मतलब पार्टिकल दे तो उसकी हम क्या निकाल सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं। तो रेडियस का कॉन्सेप्ट कैसे आया, हमने काइनेटिक एनर्जी, मान लीजिए गतिज ऊर्जा थी, उसको स्थितिज ऊर्जा में बदला, स्थितिज ऊर्जा में बदलकर एक मिनिमम डिस्टेंस को क्या किया, निकाला। और मिनिमम डिस्टेंस को निकाला तो ये पाया गया कि ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। तो क्यों नहीं हो रही, तो हम यह कह सकते हैं कि हाँ, कूलम्ब इंटरेक्शन तो यहाँ तक तो चलो ठीक है, लग रहा होगा, लेकिन ये जो नाभिक के साथ जो इंटरेक्शन किया ना, अब उसमें और कोई इंटरेक्शन लग रहा है। वो इंटरेक्शन कौन सी है, कैसे है, उसको फर्दर अब जब अपन टॉपिक पढ़ेंगे उसमें अपन पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमारे यहाँ पर केवल इतना ही जानना है कि जो अपन रेडियस निकालते हैं वो RC बराबर R0 a की पावर 1/3 होता है। तो ये था कुछ न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। आगे इसने बता रखा है हाइड्रोजन एटम के लिए, तो वो अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। और नाभिक की त्रिज्या के लिए R बराबर, ये फॉर्मूला है, थोड़ा सा इसको इसने क्या कर दिया, चेंज कर दिया कि भाई R बराबर स्मॉल R0 कर दिया, a की पावर 1/3 कर दिया। बस इतना सा क्या हुआ है, चेंज हुआ है। और उसके बाद नाभिक की त्रिज्या होगी और ये हो गई नाभिक की प्रॉपर्टीज़। अब अपन बात करेंगे कि नाभिक का चक्रण क्या होता है। चक्रण के बाद भी कपलिंग भी होती है ना, जे कपलिंग या LS कपलिंग, ठीक है। इन कपलिंग को अपन नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में अपन प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियर उसको अपन क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। आई होप स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद आया हो। यदि वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए ताकि किसी की हेल्प हो सके, और कोई भी स्टूडेंट जिनके इन टॉपिक्स में प्रॉब्लम है वो क्या कर सके, अपनी प्रॉब्लम दूर कर सके। फिर भी आपको इस वीडियो से रिलेटिव कोई भी क्यूरीज रह गई हो, कोई भी डाउट रह गया हो, देखो मैंने कंप्लीट करवाने की कोशिश तो की है, पर फिर भी एक दो कुछ बातें छूट गई हो तो आप कमेंट सेक्शन ऑन है, आप उसमें कमेंट करके पूछ सकते हो। अगेन थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग, थैंक यू।